चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस एमसीक्यू सेशन के अंदर हम ज्योग्राफी के 15 एमसीक्यू करेंगे। ये सेशन, जैसा आप लोग और दिन भी देखते हैं, लाइव सेशन नहीं है। आज ये सेशन ये रिकॉर्ड करके आप तक पहुंच रहा है, लेकिन प्रीमियर की फॉर्मेट में है आपके लिए रिकॉर्डेड। तो जब भी आप देखेंगे तो आपको उसी तरीके से दिखेगा जैसा कि लाइव सेशन होता है। हाँ, लेकिन इस बार टू वे इंटरेक्शन नहीं होगी। आप जो आंसर देंगे मैं इमीडिएटली उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरीके से ये सेशन चलेगा। सेशन शॉर्ट रहेगा, क्विक रहेगा, राइट। चलिए, पहला सवाल, इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो लोकेशनल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो कुछ क्वेश्चन लोकेशन के ऊपर हैं जो कि करंट अफेयर्स में रही थी। फिर इंडियन ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर के डोमेन से डाले गए कुछ सवाल हैं, और कुछ सवाल लोकेशन के ऊपर हैं लेकिन रीसेंट करंट अफेयर के पार्ट नहीं थे, लास्ट ईयर के करंट अफेयर के वो पार्ट थे। तो इस तरह से हम लोकेशनल एस्पेक्ट को लगातार पुश भी करते रहते हैं। चलिए, पहला सवाल है, अभी हाल फिलहाल में ही न्यूज में एक नया पास न्यूज में रहा था जिसका नाम था सिंथन पास। ये सिंथन पास कौन से दो एरिया को कनेक्ट करने का काम करता है, ये सवाल में पूछा गया। जल्दी से इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि सिंथन पास वाज रिसेंटली इन न्यूज, कनेक्ट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर एंड लेह। इनमें से कौन से दो एरिया को ये कनेक्ट करने का काम करता है? चलिए, द राइट चॉइस इज इट कनेक्ट्स जम्मू विद कश्मीर। तो 2 एंड 3, डी इज द राइट चॉइस। जम्मू और कश्मीर को ये कनेक्ट करने का काम करता है। अभी हाल फिलहाल में ही स्नो लेडन ये पास रहा था। इस तरह से अगर आप देखेंगे, इसकी इमेज एक डाली गई है और दी हिंदू में इस न्यूज को कवर किया गया था। तो इसके बारे में कुछ एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, वो इसी के जस्ट नीचे दी गई है, राइट। चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ओशियानोग्राफी के डोमेन से है। यूपीएससी में एक दफा इस तरह का सवाल आ चुका है। वैसे मैंने क्लासेस में इस टॉपिक को नहीं कराते, इस टॉपिक को इंटरनेशनल रिलेशन में कवर किया जाता है। यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, कि किस तरह से समुद्र का उपयोग करना चाहिए। तो उसके लिए कुछ एक वोकैबुलरी होती है। समुद्र में रखे हुए पानी में किसी भी कंट्री के एडजेसेंट जो वाटर होता है समुद्र के अंदर, उसको लेके कुछ एक टर्मिनोलॉजी होती है। उस टर्मिनोलॉजी के लिए पूछा गया है कि ये जो पानी है इसकी कैटेगराइजेशन है, इसका नेचर है कि कौन सा पानी कंट्री के जस्ट पास है, कौन सा थोड़ा दूर है, थोड़ा दूर है। इसके लिए अलग अलग शब्दावली इस्तेमाल की जाती है। वहां से ये पूछा गया सवाल। सवाल हो सकता है काफी लोगों के लिए कठिन हो, क्योंकि ये शब्दावली हो सकता है इंटरनेशनल रिलेशन में अगर आपने यूएन क्लॉज नहीं पढ़ा होगा तो आपने नहीं सुना होगा। तो इसको आंसर करने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन इसमें है, इंटरनल वाटर किसको बोलते हैं, कॉन्टिगुअस जोन किसको बोलते हैं, टेरिटोरियल वाटर, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड दी हाई सी। ये 5 ऑप्शन अपने सामने रखे गए हैं। चलिए, मैं इसमें उत्तर दिखाता हूं। डी इसमें सही उत्तर है। अभी आपको इसको देख के समझ नहीं आएगा, मैं ये एक डायग्राम दिखाता हूं। एक यूनिट होती है समुद्र में, डिस्टेंस को मेजर किया जाता है नॉटिकल माइल से। प्रीलिम्स में कई बार इस तरह भी पूछा गया है, एक नॉटिकल माइल्स में कितने किलोमीटर होते हैं। तो इट कम्स आउट टू बी नियरली 1.852 किलोमीटर इन अ सिंगल नॉटिकल माइल्स। इमीडिएटली किसी भी कंट्री के साथ जो इमीडिएट वाटर होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे रखा हुआ, उस पानी का नाम रखा जाता है इंटरनल वाटर। वो एडजेसेंट वाटर होता है किसी नेशन के साथ में रखा हुआ। इंटरनल वाटर से थोड़ी दूर, जो कि माना जाता है 12 नॉटिकल माइल्स तक, फिर आपका टेरिटोरियल वाटर या टेरिटोरियल सी रखा जाता है। इस टेरिटोरियल सी में जो लॉज होते हैं वो कंट्री के ही लॉज इंप्लीमेंट किए जाते हैं। अगर कोई यहां पे आ जाता है, किसी प्रकार का क्राइम करता है, तो वो कंट्री की ही बाउंड्री कंसीडर की जाती है। तो टेरिटोरियल वाटर, टेरिटोरियल वाटर के बाद एक जोन होता है अगला 12 नॉटिकल माइल्स का, जिसको बोला जाता है कॉन्टिगुअस जोन। तो यहाँ पे हायरार्की क्या बनती है, इंटरनल वाटर, इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल वाटर एंड कॉन्टिगुअस जोन। उसी कॉन्टिगुअस जोन में 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स तक एक जोन है जिसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ पे कंट्री के पास फिशिंग राइट्स होते हैं, यहाँ पे कंट्री के पास किसी भी प्रकार का मिनरल एक्सप्लॉयटेशन के भी राइट्स कंट्री के पास होते हैं। अगर यहाँ पे कोई पेट्रोलियम रखा है, नेचुरल गैस रखी है, वो ये कॉन्टिनेंट इसी कंट्री का ही एक हिस्सा माना जाता है। इसको इस तरह से समझिए, जैसे हम रेड सी के पास में एक एरिया है जिसको बोला जाता है पर्शियन गल्फ, सऊदी अरेबिया, अरेबियन नेशन के पास ये पर्शियन गल्फ वाला नेशन है, सी है। इस पर्शियन गल्फ के अंदर कौन से कंट्री के पास पर्शियन गल्फ में रखे हुए कॉन्टिनेंटल शेल्फ को एक्सप्लॉइट करने के राइट्स है, वो डिपेंड करेगा वो उससे कितने किलोमीटर की दूरी पे है। क्योंकि जब कॉमन वाटर एज अ रिसोर्स या समुद्र एज अ रिसोर्स होता है,
उसको शेयरिंग के भी कोई ना कोई प्रोटोकॉल्स बनाने पड़ते हैं। उसी प्रोटोकॉल का नाम है यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, कि सी किसको बिलोंग करेंगे, अगर लैंड कंट्री को बिलोंग करेगा तो टू हुम सी विल बिलोंग्स। तो इसलिए उसमें कोई डिस्प्यूट ना हो, उसके लिए ये सारे प्रोविजन किए गए हैं। हाल फिलहाल में हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच में भी बे ऑफ बंगाल, सुंदरबन के नीचे वाला हिस्से को लेके डिस्प्यूट हुआ था कि ये वाले समुद्र में इंडिया की बाउंड्री कहां तक है। ऐसे ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये मामला गया और हेग ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बांग्लादेश के फेवर में अवार्ड दिया और बोला कि इंडिया अननेसेसरी वहां पे अपनी बाउंड्रीज को पुश करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि वहां पे बहुत भारी मात्रा में पेट्रोलियम मिलने की संभावना है। तो मींस हमेशा इन कॉन्टिनेंटल शेल्फ में रिसोर्सेज होते हैं, उन रिसोर्सेज को लेकर कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट रहता है, इसलिए हर कोई चाहता है कि उसकी बाउंड्री ज्यादा आगे तक पुश की जाए। ऐसे ही इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद एक एरिया आता है जिसको बोला जाता है हाई सी, ओपन सी है। यहाँ पे इंटरनेशनल केबल्स, इंटरनेट केबल्स को बिछाया जा सकता है, इसमें किसी भी कंट्री के कोई राइट्स नहीं होते हैं। तो इस तरह से 4 पार्ट में ये वाटर को डिवाइड किया जाता है, इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल सी, कॉन्टिगुअस जोन एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन बोलता है कि रिवर से ओरिजिनेटेड क्वेश्चन है, मीनाक्षली, मणिमला एंड पंबा रिवर्स ये रिसेंटली न्यूज में रही है, ये कौन से स्टेट को बिलोंग करती हैं ये रिवर्स? पॉपुलर रिवर्स है, अगर आप इसमें से देखेंगे जल्दी से बताइए कि कौन से स्टेट को ये रिवर्स बिलोंग करेंगे। यस, केरला इज द राइट चॉइस, बी इज द राइट आंसर, ऑल द 3 रिवर्स बिलोंग्स टू केरला। तो केरला में टोटल एनसीईआरटी बोलती है कि 44 रिवर केरला में है, आउट ऑफ 44 रिवर 41 रिवर आर वेस्ट फ्लोइंग, उस दिशा में अरेबियन सी में गिर जाती है। मात्र 3 रिवर हैं जो ईस्ट फ्लोइंग है। अदरवाइज अगर हिंदुस्तान में देखा जाए, पेनिनसुलर इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स that are the major rivers of India are falling in the Bay of Bengal, जिसकी वजह से हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल की सैलिनिटी भी घट जाती है। लेकिन केरला की जो मैक्सिमम रिवर है वो इस दिशा में गिरती है, टुवर्ड्स द अरेबियन सी और टुवर्ड्स द वेस्ट। तो ये कुछ पॉपुलर रिवर्स है, सारी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 11वीं क्लास की एनसीईआरटी में भी ये रिवर्स दी हुई है, जहां पे इंडिया फिजिकल एनवायरमेंट नाम की किताब आपके साथ शेयर की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक बहुत पॉपुलर रेड चिली की स्पीशीज है तेजा, बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर रेड चिली की एक स्पीशीज है तेजा। ये तेजा कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा मात्रा में उगाई जाती है? अगर आपने सुना होगा तो ही आप इसको कर पाएंगे। ये हाल फिलहाल में न्यूज में थी, तेलंगाना के लिए ये तेलंगाना में पॉपुलर है तेजस, जो बहुत कॉस्टली एक रेड चिली का ही एक फ्लेवर है और ये तेलंगाना इसको भारी मात्रा में उगाता है, इंटरनेशनली एक्सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि किसानों के पास उतना ज्यादा पैसा नहीं आ रहा, कॉस्टली है, उसके बाद भी किसान इससे पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। तो हाल फिलहाल में ये न्यूज में भी रहा था, राइट। चलिए जी 5वां सवाल, सवाल कहता है ग्लेशियर अभी न्यूज में था जिसको डूम्सडे ग्लेशियर भी बोला जाता है और थेवाइट ग्लेशियर भी बोला जाता है। ये रिसेंटली इसकी मेल्टिंग की खबर आ रही है और ये जो मेल्टिंग की खबर आ रही है ये एंटार्क्टिका से आ रही है, क्योंकि एंटार्क्टिका में मल्टीपल नेशंस के स्टेशंस हैं जो रिसर्च पर्पस के लिए यूज होते हैं। तो वहां पे एक ग्लेशियर है जो तकरीबन फ्लोरिडा के साइज का ग्लेशियर है, फ्लोरिडा जो कि यूएसए का एक प्रोविंस है उसके साइज का एक ग्लेशियर है और माना जाता है अगर ये ग्लेशियर मेल्ट हो गया पूरी दुनिया में तकरीबन आधे मीटर का सी लेवल राइज हो जाएगा। इतना पानी अकेला इस ग्लेशियर के अंदर रखा है कि अगर इसका पानी पूरी दुनिया में रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ समुद्र पे तो सच इज द अमाउंट ऑफ वाटर इन दिस पर्टिकुलर ग्लेशियर। तो ये ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू हो गया है। तो ग्लोबल वार्मिंग के इंपैक्ट है, ये इनमें से किस सी को बिलोंग करता है? तो अगर आपने पढ़ा हो तभी हो पाएगा। एमुंडसन सी, ये चारों ही जो सी है, 3 सी, व्हाइट सी को छोड़ के ये जो 3 सी हैं ये एंटार्क्टिका के 3 हिस्सों के पार्ट हैं। आपके पास जो ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस में जनरली क्लासेस में प्रमोट करता हूं, अगर उसमें आप देखेंगे तो वहां पे आप एंटार्क्टिका के मैप में देखेंगे कई सारे सीज हैं, मैं लोकेट भी कराता हूं। एमंडसन सी ये हाल फिलहाल में न्यूज में रहा था, यहां पर देखेंगे आप एमंडसन सी इस तरफ बनाया हुआ है, इसी के पास में रॉज सी, वेडल सी, ये 2 सी मैं ओशनोग्राफी में आपको लोकेट ही करवाता हूं। इस तरह से ये न्यूज रही थी और ये न्यूज डाउन टू अर्थ, एक मैगजीन आती है फोर्टनाइटली डाउन टू अर्थ, वहां पे ये न्यूज कवर की गई है। तो यहाँ पे देखेंगे एमंडसन सी, लगातार यहाँ पे काफी रिसर्च चल रही है क्योंकि मेल्टिंग अब एंटार्क्टिका की भी स्टार्ट हो गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन भी डाउन टू अर्थ से बनाया गया क्वेश्चन है।
यूरोप में हाल फिलहाल में ही एक रिवर थी जो बहुत न्यूज में रही थी, रिवर का नाम है ऑर्डर रिवर। ये ऑर्डर रिवर में बिकॉज ऑफ द एल्गाई ब्लूम हम देखते हैं लार्ज क्वांटिटी में फिशेस मर गई है, इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस, और 360 टन की फिशेस मरी हैं पिछले कुछ महीने के अंदर। तो माना जाता है कि ये रिवर में ये जो रिवर है ऑर्डर रिवर, ये कौन से नेशन से होते हुए लास्ट में किस समुद्र के अंदर गिरती है? तो पोलैंड, जर्मनी और चेक रिपब्लिक, इन नेशन से होके गुजरने वाली ये रिवर कौन से समुद्र में गिरती है? तो अगर आपको लोकेशनली इन कंट्रीज की लोकेशन पता हो तो आप इसमें कुछ गैस वर्क मार सकते हो। चलिए जल्दी से देखिए इसको। अगर इन नेशंस की लोकेशन पता है आपको, पोलैंड और जर्मनी की, चलिए द राइट चॉइस इज बाल्टिक सी। डी इज द राइट चॉइस। बाल्टिक सी की लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे मैप के ऊपर। अगर आप देखेंगे यहाँ पे दिस इज नॉर्थ सी, जो कि एक ऑप्शन भी दे रखा था। इसी नॉर्थ सी के पास में अगर आप देखेंगे, ये देखिए दिस इज जर्मनी एंड दिस इज पोलैंड। जर्मनी और पोलैंड यहाँ बाल्टिक सी के साथ लगते हैं। ऐसे ही बहुत पॉपुलर रिवर एक पोलैंड की है, विस्तुला रिवर, जो इसी बाल्टिक सी के निचले हिस्से में जाके गिरती है। यहीं पे ये चेक रिपब्लिक है और यहां से रिवर ऑर्डर रिवर होती हुई बाल्टिक सी में गिरती है। तो ये सवाल पूछा गया था, हाल फिलहाल में न्यूज में ही थी। ये देखिए ऑर्डर रिवर, ये बाल्टिक सी में गिरती हुई रिवर। और ऐसे ही पोलैंड की विस्तुला रिवर भी बहुत पॉपुलर रिवर है। आपने जर्मनी की भी पॉपुलर रिवर को लोकेट करके रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इंडिया के कुछ एक इंपॉर्टेंट मेजर पोर्ट्स हैं। इन मेजर पोर्ट को अगर नॉर्थ टू साउथ अरेंज करें, 12 मेजर पोर्ट हैं, 200 से ज्यादा माइनर पोर्ट हैं। इन मेजर पोर्ट को नॉर्थ टू साउथ अरेंज करें तो कौन सा अरेंजमेंट इसमें से सबसे ज्यादा सुटेबल रहेगा हमारे लिए? राइट, चलिए इसको प्रयास कीजिए। बिल्कुल, देखिए अब इसमें देखो कि इनमें से कांडला, जिसको चाइल्ड ऑफ पार्टीशन बोला जाता है, गुजरात में है। पारादीप विच इज अ मेजर पोर्ट ऑफ उड़ीसा, कई दफे बताया है कि पारादीप से उड़ीसा का बहुत सारे मिनरल्स को एक्सपोर्ट किया जाता है, पर्टिकुलरली चाइना, जापान, साउथ कोरिया के अंदर, क्योंकि ये मिनरल बेल्ट में यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के हब्स हैं हमारे ईस्ट एशिया के अंदर, जिसमें चाइना है, ताइवान है, हांगकांग है, कोरिया है, जापान है। वहां पे मिनरल्स को भेजा जाता है। कांडला पोर्ट गुजरात में है, तो ये सबसे टॉप पे रहेगा। सेकंड नंबर पे उड़ीसा ऑर्डर वाइज। मरमेगांव, जो कि कर्नाटका का एक पोर्ट है, गोवा का एक पोर्ट है मरमेगांव, उसकी बात करें, जहां से मैंने कई दफे बताया है कि आयरन का एक्सपोर्ट किया जाता है, कोल का एक्सपोर्ट किया जाता है, पर्टिकुलरली इन द गल्फ नेशंस एंड इन द यूरोपियन नेशंस। लास्ट पोर्ट इज, 3 मेजर पोर्ट है हमारे तमिलनाडु में, इन्नौर, चेन्नई एंड टूटिकोरिन, इसी ऑर्डर में है, इन्नौर, चेन्नई एंड टूटिकोरिन पोर्ट। इन पोर्ट में ये चौथा नंबर लास्ट में आएगा। तो इस कॉम्बिनेशन के मुताबिक 2 के बाद 1 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, फिर 4 आना चाहिए, 2 1 3 एंड 4। तो बी इज द राइट चॉइस। एक बार इस मैप के जरिए भी देखते हैं। देखिए कांडला जो है ये सबसे ऊपर मेजर पोर्ट हमारा रहेगा, इसी से के पास में, जैसे कोलकाता पोर्ट ये यहां है, पारादीप उड़ीसा में इसके नीचे है। ऐसे ही आप देखेंगे इन्नौर पोर्ट, जिसको चेन्नई का ऑफलोड माना जाता है, जैसे मुंबई का पोर्ट है वो बहुत कंजेस्टेड था, उसी के पास में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का निर्माण किया गया, जेएनपीटी, ये बिल्कुल नया पोर्ट है। ऐसे ही चेन्नई में कंजेशन को डीलोड करने के लिए इन्नौर पोर्ट बनाया गया, जिसे चिदम्बरम पोर्ट भी बोला जाता है, कामराजा पोर्ट भी बोला जाता है। सबसे नीचे टूटिकोरिन पोर्ट, जिसको चिदम्बरम पोर्ट भी बोला जाता है, सबसे लोअर मोस्ट पोर्ट है इंडिया का, जो कि मेजर पोर्ट है, लेकिन सबसे सदर्न मोस्ट मेजर पोर्ट इंडिया का कंसिडर्ड किया जाता है। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ये एग्रीकल्चर के डोमेन से है। क्वेश्चन बोलता है हिंदुस्तान के अंदर राइस जो है वो सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली खारिफ क्रॉप है, ये एक सवाल बोलता है। दूसरा क्वेश्चन स्टेटमेंट बोलता है इंडिया के अंदर जो दालें हैं, दाल जो हम उगाते हैं उसमें ग्राम, जो काला चना है, वो सबसे ज्यादा मात्रा में उगाई जाने वाली हिंदुस्तान की दाल है। देखिए दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। सी का आंसर है खारिफ, ना कि केवल राइस, ना कि केवल खारिफ क्रॉप है। हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा एरिया में उगाई जाने वाली क्रॉप भी राइस ही है। सारी कोस्टल बेल्ट में, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, बिहार के अंदर, यूपी के अंदर राइस फार्मिंग ही होती है। तो हिंदुस्तान के 25% हिस्से में राइस फार्मिंग है ऑलरेडी। ग्राम, सारी ही दालों के अंदर ग्राम सबसे ज्यादा मात्रा में उगाई जाने वाली दाल है। 40% इसकी टोटल वेटेज है पल्सेस के अंदर। इसके बाद जो सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली दाल है डेट इज अरहर, जिसको तूर की दाल भी बोला जाता है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये काफी भारी मात्रा में
उगाई जाती है। चलिए अगला सवाल पूछा गया है राबी क्रॉप। थोड़ा सा यहां मैं आपके लिए हिंट ड्रॉप करता हूं। राबी क्रॉप वो क्रॉप है जो सर्दियों के मौसम में उगाई जाने वाली क्रॉप है। तो विंटर क्रॉप्स को राबी बोला जाता है, समर क्रॉप्स को खारिफ बोला जाता है। ये डिफरेंस है थोड़ा सा, ये पता ही है आप लोगों को। इसमें से बताइए कि कौन कौन सी विंटर क्रॉप्स हम लोगों के पास में है। तो आसान सवाल है, इस तरह के सवाल हम कई दफे करते हैं क्लासेस के अंदर। देखिए राइस अभी हमने देखा, इट्स अ खारिफ क्रॉप। कॉटन गर्मियों के टाइम पे मैं कई दफे बताता हूं क्लासेस में कि जैसे ही बरसात होती है क्लेई सॉइल के अंदर क्रैक पड़े हैं, उन्हीं क्रैक से पानी नीचे तक परकुलेट हो जाता है और उसी टाइम पे कॉटन का सीड उसमें लगा दिया जाता है, पर्टिकुलरली इन दी डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया। और यहां कॉटन को एक बार आपने लगा दिया है, कॉटन को 210 दिन लगते हैं पकने में, 7 महीने का टाइम फ्रेम है। उसके बाद धीरे धीरे पूरी गर्मियां निकाल देता है और सर्दियों में जाके अब इस कॉटन के बीज तैयार होता है। और इसलिए ये खारिफ क्रॉप कंसीडर्ड होता है कि उसे कल्टीवेशन किस समय में किया जाता है। इसके अलावा गेहूं हम लोगों को पता ही है टेम्परेट क्रॉप है, तो सर्दियों में आजकल इस मौसम के अंदर पंजाब हरियाणा यूपी के प्लेन्स में लगाया जाता है। मेज मक्का जो है सर्दियों के अंदर लगाया जाएगा, टेम्परेट क्रॉप है। ऐसे ही मस्टर्ड सरसों जो है वो सर्दियों की क्रॉप है। तो ये तीनों ही क्रॉप्स विंटर क्रॉप्स कंसीडर्ड की जाती हैं। तो 3, 4 एंड 5 इज द राइट चॉइस। ये राबी क्रॉप है, डी इज द राइट चॉइस। ये एक मैप दिया है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट खारिफ एंड राबी क्रॉप्स आप लोगों के लिए डिपिक्ट की गई हैं। तो इन पीपीटीज को भी आप डाउनलोड कर लीजिए हिमाचल प्रदेश जी के तूफानी पहाड़ी में से भी। राइट, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अभी रिसेंटली ईपीएफओ का एग्जामिनेशन भी आउट हुआ है। ये एग्जामिनेशन अच्छा एग्जामिनेशन है। जो लोग काफी लंबे समय से तैयारी के प्रोसेस में हैं, किसी पेपर को नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हिमाचल में, क्योंकि हिमाचल के अंदर जो अच्छे पेपर हैं वो 3 टियर है, प्रीलिम्स है, मेंस एग्जॉस्टिव है, फिर इंटरव्यू है। ये जो ऐसा पेपर है ईपीएफओ, जिसका डिटेल वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, इसके अंदर 1 स्टेज प्रोसेस है, प्रीलिम्स और डायरेक्ट इंटरव्यू है। तो काफी ब्राइट चांसेस है कि पेपर को जिसका प्रीलिम्स बहुत स्ट्रांग है, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका प्रीलिम्स बहुत अच्छा है, तो आप लोगों को जरूर भरना चाहिए। चाहे बाद में जॉब ज्वाइन ना करो, लेकिन एटलीस्ट अपने हाथ में एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की अच्छी जॉब होनी चाहिए। जब आप तैयारी कर रहे हो विद इन 2 ईयर्स आपके पास एक अच्छी जॉब जरूर होनी चाहिए। तो उस प्रकार की ये जॉब है। इसमें एपीएफसी भी एक पोजीशन है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। मेरे साथ के काफी सारे लोग हैं जिसमें 2016 बैच में ज्वाइन किया था, अब तो वो डेप्यूटी कमिश्नर की रैंक्स में जा चुके हैं। इस प्रकार की जॉब है, काफी अच्छी जॉब्स, ग्रुप ए सर्विसेज है, इक्विवेलेंट टू आईएएस सर्विसेज ये कंसीडर्ड होती हैं। तो इस पेपर को आप लोगों ने जरूर फिल करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन बोलता है कि मलबरी सिल्क और कॉफी हिंदुस्तान के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं। मलबरी सिल्क एंड कॉफी, देखिए दोनों ही हैं, ये आइसोलेटेड नहीं है। ये दोनों सबसे ज्यादा मात्रा में कौन से स्टेट में ग्रो किए जाते हैं। हाँ जी, द राइट चॉइस इज कर्नाटका। कर्नाटका के अंदर जो क्लोज ऑप्शन था वो आसाम है। आसाम में भी कॉफी है और मलबरी सिल्क है, लेकिन कॉफी की मात्रा बहुत कम है। कॉफी प्राइमरीली मैंने बोला है ट्रॉपिकल क्रॉप है। आसाम के अंदर सर्दियों के अंदर सर्दियां ज्यादा है, इसलिए वहां पे टी चल जाता है जो कि सब ट्रॉपिकल है, लेकिन कॉफी इज प्योरली ट्रॉपिकल क्रॉप। कॉफी कर्नाटका में सबसे ज्यादा मात्रा में होगा, फॉलोड बाय केरला, फॉलोड बाय तमिलनाडु। ये इनका सीक्वेंस माना जाता है। राइट, जैसे यहां पे एक मैप भी देखेंगे कि कर्नाटका में कॉफी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय केरला, फॉलोड बाय तमिलनाडु। इस ऑर्डर को आप लोगों ने ध्यान रखना है। ऐसे ही सिल्क के केस में कर्नाटका में सबसे ज्यादा सिल्क प्रोडक्शन है, फॉलोड बाय आसाम। कर्नाटका के बाद आसाम आ जाएगा, लेकिन कर्नाटका में सबसे ज्यादा। सिल्क बोर्ड ऑफ इंडिया है भी बेंगलुरु के अंदर ही उसका हेड ऑफिस, वो इसलिए रखा गया है क्योंकि कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ऐसे ही कॉफी का भी जो बोर्ड है वो भी कर्नाटका में रखा गया है क्योंकि कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन फ्रॉम द लोकेशनल एस्पेक्ट। 4 अलग अलग आइलैंड्स दिए हुए हैं और इन आइलैंड की लोकेशन पूछी गई है, क्या यही इनकी लोकेशन है। जल्दी से देखिए इसको। देखिए एक आइलैंड है माल्टा, बोला गया इंडियन ओशन में है। सिप्रस मेडिटेरियन सी, सेचिल्स इंडियन ओशन, मदीरा अटलांटिक ओशन। ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 2, 3 एंड 4 आर करेक्टली मैच्ड। 1 नहीं है, माल्टा जो है, अगर मैंने कई दफे आप लोगों को दिखाया है, सिसिली के पास में एक आइलैंड है माल्टा, ये मेडिटेरियन सी का हिस्सा है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। सिप्रस न्यूज में रहने वाला कंट्री है, मेडिटेरियन सी का ही एक हिस्सा है। सेचिल्स मेडागास्कर के पास में एक आइलैंड है। हम लोग जब लोकेशनल एस्पेक्ट करते हैं क्लासेस के अंदर कॉन्टिनेंट वाइज, वहां पे इस आइलैंड को कई दफा लोकेट करते हैं।
मदीरा आइलैंड कैनरी आइलैंड के पास है। मदीरा आइलैंड बिलोंग टू पोर्चुगीज, कैनरी आइलैंड बिलोंग्स टू स्पेन। ये भी हम क्लासेस में करते हैं। तो 2, 3 एंड 4 आर द करेक्ट चॉइस। ये एक मैप है जिसमें सारे आइलैंड्स डिपिक्ट किए हैं। देखिए सिप्रस आइलैंड टर्की के नीचे वाले हिस्से के अंदर है। ऐसे ही आप देखिए इटली के पास में जो आइलैंड है माल्टा, ये देखिए सिसिली के पास में पाए जाने वाला आइलैंड माल्टा, ये भी कई दफे हमने देखा है। ये देखिए मदीरा आइलैंड जो कि बिल्कुल एंट्री पे है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के पास में। ऐसे ही सेचेल्स आइलैंड जो कि मेडागास्कर के पास में। तो ये 4 कंट्रीज हैं डिफरेंट डिफरेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, बहुत अच्छा सवाल। ये सवाल पूछता है हिंदुस्तान के कुछ एक मौसम है उनके इंडियन नेम रखे गए हैं। अगर आप देखेंगे हिंदी का जो कैलेंडर है उसको क्या बोला जाता है कि जैसे सर्द बरसातों के मौसम में बोला जाता है सावन और भादो, ये 2 महीने हैं जुलाई और अगस्त के। उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? एक महीना है हेमंत का महीना, जब सर्दियां शुरू होने वाली थी उसके लिए कौन से महीने हैं? ऐसे ही एक महीना है शरद का महीना, तो उसके लिए कौन से महीने हैं? ऐसे ही अगर आपको देखा जाए कार्तिक का महीना, ऐसे ही पूष का महीना। तो मल्टीपल मंथ्स हैं जिनके हिंदी नेम रखे गए हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? ये 11th क्लास की एनसीईआरटी इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर एक इंडेक्स बनाया हुआ है, वहां से पूछा गया ये सवाल है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चंस। ये तीनों ही बिल्कुल ठीक गए हैं। हेमंत, जैसा कि मैंने बताया कि सर्दियों का टाइम है, हेमंत बोला जाता है। उसके बाद शिशिर आ जाता है। ऐसे ही वर्षा, वर्षा के अंदर 2 पार्ट है, सावन और भादो। ऐसे ही थर्ड में शरद, जिसको अगर आप याद हो शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, ये पॉपुलर पूर्णिमास हैं। तो शरद का वही महीना है, इसको आप याद रख सकते हैं। श्राद्ध से इस टाइम पे मौसम में तब्दीली होती है, इक्विनॉक्स वाली कंडीशंस होती है। सदर्न हेमिस्फीयर की दिशा में दक्षिणायन जिसको बोला जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर में सन मूव करना शुरू कर देता है। तो ये लोकेशन है। तो डी इज द राइट चॉइस है। राइट, ये मैंने एक मैप लगा, एक इंडेक्स दिया हुआ है जिसके अंदर जैसे शिशिर है, हेमंत है, शरद है, वर्षा है, ग्रीष्म है, वसंत है, और ये ऋतुओं के नाम दिए गए हैं। तो 6 ऋतुएं हिंदुस्तान में बोला जाता है। हर ऋतु के अंदर 2 महीने कंसिडर किए जाते हैं। जैसे आजकल जो महीना अब आने वाला है वो चैत और वैशाख। चैत बहुत पॉपुलर है, चैत के मेले लगते हैं, चैत और वैशाख, जब गर्मियों से सर्दियों से गर्मियां। और इसी टाइम पे अगर आप देखेंगे होली फेस्टिवल मनाया जाता है। तो हिंदुस्तान में मैक्सिमम 2 टाइम पे बनाए जाते हैं, जब इक्विनॉक्स के आसपास वाली सिचुएशन हो, जब महीने बदल रहे हो, सीजन्स बदल रहे हो। तो चैत और वैशाख में हमारे फेस्टिवल आते हैं, जैसे होली आएगा, बसंत आएगा, बसंत पंचमी जिसको हम लोग बोलते हैं। ऐसे ही एक टाइम फ्रेम आता है जिसको बोला जाता है शरद, जिसके अंदर फिर इक्विनॉक्स वाली सिचुएशन आती है, अश्विनी एंड कार्तिक, ये वाला जो टाइम फ्रेम आता है। तो ये ट्रांजिशन वाले टाइम फ्रेम सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड टाइम फ्रेम हिंदुस्तान के रहते हैं। राइट, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13। एक बहुत पॉपुलर वैली है अपतानी वैली। रिसेंटली इसको यूनेस्को ने बोला था कि यहां पे जिस तरह से खेती की जाती है, जिस तरह से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक ट्राइब, अपतानी ट्राइब भी है यहाँ पे, ट्राइब काम करती है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्यों नहीं घोषित करता है हिंदुस्तान? तो उसके ऊपर ये पूछा गया सवाल। अपतानी वैली इनमें से कौन से राज्य में सिचुएटेड है? अपतानी वैली, देखिए अपतानी वैली इज सिचुएटेड इन अरुणाचल प्रदेश। सुबानसिरी करके एक रिवर है, वो यहां से होके गुजरती है। उसके ऊपर ये पूछा गया सवाल कि सुबानसिरी रिवर में, ये देखेंगे आप, ये सुबानसिरी रिवर यहां पे आती है, ये अपतानी जो है ट्राइब यहां पे कहीं पे सिचुएटेड है। राइट, और यहीं पे ही ये वैली भी सिचुएटेड है। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लोकेशनल एस्पेक्ट। इंडिया के लोकेशनल एस्पेक्ट में पूछा गया है भूटान इनमें से कितने राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? तो कौन कौन से राज्य से भूटान अपनी बाउंड्री को शेयर करता है? हाँ जी, भूटान शेयर इट्स बाउंड्री विथ 4 इंडियन स्टेट्स। एक मैप देखेंगे आप, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर ये भूटान है, देखिए इस तरफ, तो इस भूटान के एक तरफ सिक्किम है, इसके निचले हिस्से में, आधे हिस्से में वेस्ट बंगाल है, आधे हिस्से में आसाम है, जहां पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको बोला जाता है, और उसी में यहाँ पे इसके ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है। तो 4 राज्यों के साथ भूटान अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। राइट, ऐसे ही आपने मैप में देखना है कि नेपाल कितने राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। चलिए लास्ट सवाल, ये सवाल में इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी के लोकेशनल एस्पेक्ट में पूछा गया है। वेस्ट टू ईस्ट अगर हम जाए हिंदुस्तान में, वेस्ट टू ईस्ट क्या होगा? अगर इस दिशा में जाए
तो इनमें से कौन कौन से हिल्स या प्लेट्यूज आप एनकाउंटर करोगे वाइल मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। आपको गरजाट हिल सुना होना चाहिए, रामगढ़ हिल सुना होना चाहिए, कैमूर हिल आप लोगों के जहन में होना चाहिए। देखिए द राइट चॉइस इज ए 1 2 3 एंड 4। मैं इसकी लोकेशन आप लोगों को दिखाता हूं। जैसे ये मैप आप देखिए, इस मैप में मालवा प्लेट्यू कई दफे बताया है, विंध्याचल से थोड़ा ऊपर है, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश के बॉर्डर में है। उसके बाद इसी विंध्याचल रेंज के बहुत ज्यादा, क्योंकि ये एक ऐसी रेंज है जो डेन्यूडेड है, कई जगह से इसमें छोटे छोटे हिल्स टूट गए हैं। ऐसी ही एक हिल्स का नाम है कैमूर हिल। यहां पे आप मेरे सामने देख सकते हैं कैमूर हिल इसी विंध्याचल रेंज का एक पार्ट है। इसी से थोड़ा आगे चले जाओगे, एक हिल है रामगढ़ हिल, जो छत्तीसगढ़ और छोटा नागपुर प्लेट्यू की अपनी एटलस में देखना वहां पे दिया हुआ है, हमने लोकेट भी किया हुआ है। ऐसे ही थोड़ा आगे चले जाओगे, उड़ीसा के अंदर एक हिल है गरजाट हिल्स, पॉपुलर हिल्स है, छोटा नागपुर प्लेट्यू के ईस्ट में पड़ते हैं। तो अगर हम देखेंगे मालवा प्लेट्यू, कैमूर रेंज, रामगढ़ हिल्स एंड गरजाट हिल्स, ये सब ही पार्ट है। इनमें से अगर विंध्याचल को देखा जाए तो विंध्याचल रेंज ऐसे ये कैमूर रेंज से होते होते आप देखेंगे एक और माउंटेन रेंज का नाम जरूर बताइए जो वेस्ट बंगाल एंड बिहार के बॉर्डर के ऊपर सिचुएटेड है। वेस्ट बंगाल, बिहार और थोड़ा सा झारखंड वाले एरिया में सिचुएटेड है। वो भी विंध्याचल रेंज का एक लास्ट ऑफशूट कंसीडर्ड किया जाता है, उसको भी आप लोगों ने जरूर देखना है। राइट, चलिए इतना ही करते हैं आज। ये जो सेशन है जिसमें हम लोगों ने 15 एमसीक्यूज करे हैं, काफी सारे एमसीक्यू लोकेशनल एस्पेक्ट के ऊपर थे, कुछ एमसीक्यू इंडिया के एग्रीकल्चर डोमेन से भी किए गए हैं। अभी तक हम काफी सारे सवाल इंडिया वर्ल्ड फिजिकल मैप या कॉन्टिनेंट से करते हैं, अब हम लोकेशन एंड इंडिया वाले एस्पेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन किया करेंगे। राइट, चलिए जी, थैंक्स अ लॉट।